दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग सिस्टम पर ही सवाल उठ गया है। कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये कोचिंग संस्थान छात्रों को आईएएस बनाने का ख्वाब दिखाते हैं, बदले में उनसे लाखों की फीस वसूलते हैं। लेकिन छात्रों को क्या मिलता है? कोचिंग में छात्रों का क्या शोषण होता है? फिर जिन कमरों या पीजी में ये छात्र रहते हैं वहां भी मनमाना किराया वसूला जाता है। छोटे और दम घोटू कमरों में किसी तरह ये छात्र अपनी तैयारी करते हैं। 3 छात्रों की मौत के बावजूद ना तो सरकार जागी है और ना ही सिस्टम। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर पानी भर गया। कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में तक पानी पहुंच गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। छात्रों की आवाज TV9 लगातार उठा रहा है, इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में यूपीएससी के छात्र और खास मेहमान जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ ये तमाम छात्र मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको मिलवा देते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमानों से। हमारे साथ अवध ओझा जी मौजूद हैं, यूपीएससी के शिक्षक हैं, बहुत चर्चित चेहरा हैं। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर विक्रम सिंह मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवेज हयात मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम छात्रों की आवाज़ को आगे रखना चाहते हैं और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले छात्रों के पास जाऊंगी और छात्रों से बात करेंगे और छात्रों की समस्याओं का एक क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो छात्र मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि तमाम मांगे छात्र उठा रहे हैं, लेकिन अभी आप एक सवाल जो यहाँ सामने रखना चाहेंगे और हर कोई अपना अपना एक सवाल जल्दी संक्षेप। मैम, जो भी स्टूडेंट्स इस हादसे में गए हम उनके लिए कॉम्पनसेशन चाहते हैं। मैम, मेरा इशू रेंटल से रिलेटेड है। रेंट बहुत ज़्यादा है और मतलब कंपैरेटिवली जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है। मैम, ये जो बेसमेंट की समस्या है लाइब्रेरीज की, सबसे बड़ा अभी मुद्दा तो वही बना है कि उसकी वजह से जान गई। तो इसको कैसे रेगुलेट करना है वो सबसे बड़ा इशू है। मैम, मेरा इशू है कि स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए कि ये ऐसे हादसे फ्यूचर में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, लाइट का इशू बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर, क्योंकि लाइट के जो तारे होते हैं वो पार नीचे आई हुई है उनको, मतलब सेफ्टी इशू इज एन इशू। जी मैम, जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हुई उसके बाद लाइब्रेरीज का प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो पब्लिक लाइब्रेरीज की, यानी शोषण का एक और तरीका बना दिया गया। जी बताइए। मैम, जो अभी तक कंपनसेशन अनाउंस हुआ है वो 10 लाख अनाउंस किया है सरकार ने। इट्स मतलब कि अगर नेचुरल कैलमिटीज़ भी होते हैं, हीट स्ट्रोक में भी किसी को वो दिए, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, तो इसके अंदर तो 10 लाख बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमको। मैम, आई वुड से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नेसेसिटी क्यों है हमको? विश्वविद्यालय हमारे इतने ख़राब हैं इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है, तो ये विश्वविद्यालय हमारे अच्छे होने चाहिए। तो बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं उसको बंद करके और पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की जाए, पूरी सुरक्षा हम लोग दी जाए। जी हाँ, तो पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाए, पूरे एजुकेशन सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन किया जाए। आप बताइए। मैम, हमारी मेन इश्यूज़ है कि जो एनओसीज इशू कर गए थे उस पर तो क्लियरेंस तो मिला हुआ था, लेकिन क्लियरेंस किसने दिया? अधिकारियों पर कार्रवाई। यस मैम। मैम, मेरा ये कहना है कि जो हमारे उस लाइब्रेरी में डेथ हुई है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। जो बच्चे उस टाइम अवेलेबल थे लाइब्रेरी के अंदर उसका CCTV फुटेज बाहर किया जाए और जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनको भी सामने लोगों से मिलाया। ठीक है, पारदर्शी जांच हो। हम यहाँ पे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, तो रेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इंसिडेंट होने के बाद जो एक्शन हुए हैं लास्ट 4-5 दिन में, उनको सामने लाया जाए कि अब तक क्या किया है ग्राउंड लेवल पे। मतलब जांच को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाए, बताया जाए कि क्या हो रहा है। आप में से किसी को कुछ कहना? ना मैम, ये शासन प्रशासन और कोचिंग का जो चक्रव्यूह है करप्शन का, ये कब टूटेगा? मैम, ये जो कितनी डेथ्स हुई हैं ये नहीं बताया गया है। एक्चुअली पब्लिकली 3 ही बताया गया है, पर ऑन ग्राउंड बताया जा रहा है 3 से ज़्यादा हैं। मैम, एक बार उस पर भी क्लियरेंस चाहिए। कोचिंग को प्रॉपर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि हम अपनी बात रख पाएँ और उस बात को सॉल्व करने के लिए एक स्टूडेंट की कमेटी भी बनानी चाहिए हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। मैम, वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 3, 4, 5 डेज। हमें कोई भी रिटर्न अभी तक एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, MCD की तरफ से कोई कुछ नहीं मिला है। हमने कितने बार डिमांड्स रखी है, कितने बार डेलीगेशंस गई है, कुछ भी रिटर्न, कुछ भी ठोस प्रूफ कुछ अभी तक दिया नहीं। ठीक है, तो देखिए हम वापस भी आते रहेंगे, हम चर्चा के दौरान वापस आते रहेंगे, लेकिन ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अवध ओझा जी, ये देखिए बड़ा सवाल है जो छात्र बार बार पूछ रहे हैं और आपने भी इसको अब उठाया है कि दरअसल सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए और वो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था और होता भी नहीं है। तो क्यों ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन छात्रों से इतनी कमाई करते हैं वो इन सेफ्टी नॉर्म्स का इस तरह से उल्लंघन करते हैं? मैम, पिछले साल मुखर्जी नगर में जब एक कोचिंग संस्थान में आग लगी
और वहाँ से बच्चों ने जंप लगाई, वो सब इन लोगों ने देखा मैम। इनके सामने की घटना और पिछले साल की घटना है। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर प्रशासन उस वक्त तो एक्टिव हो जाता है। इन्हीं में से किसी लड़के ने एमसीडी को लेटर लिखा, मेल किया कि साहब हम इस बेसमेंट में नहीं बैठ सकते। फिर उसने रिमाइंडर भी भेजा। अगर उसके साथ 100 लोग और उस वक्त जुड़ जाते जो वहाँ बैठे थे तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज और इनके साथ ही जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एक लड़का या लड़की जो भी हो, क्या नाम था उस लड़के का, हाँ, अगर उसकी एक आवाज़ जो उसने उठाई, एक तो उसने घंटा बजाया ही कि साहब हम नहीं बैठ सकते, ये बहुत खतरनाक जगह है, 100 लोग और जुड़ते, ये हादसा बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों ने जितने भी मुद्दे उठाए सारे जायज़ हैं मैम। आज से 10 साल पहले दिल्ली आना मस्ट था। अब तो मैं इस बात की पूरी तरह से समर्थन कर, मैम हाइब्रिड क्लासेस चलती है, मतलब जो आपको यहाँ लाइव चल रहा है ना, यही लाइव आपके रूम में भी आपको मिलेगा। नहीं, दरअसल तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें मार्केटिंग होती है, जिसमें बच्चे देखते हैं वो और उन्हें लगता है कि वो इस इकोसिस्टम में आएंगे, इस इकोसिस्टम में रहेंगे तो उनके लिए शायद बेहतर चांस होगा, तो वो तो एस्पायर कर रहे हैं ना एक बेहतरी के लिए, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे पैसा भी वसूल रहे हैं, उनके नॉर्म्स को, लेकिन जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, आप बच्चों की, छात्रों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ कमाई का जरिया है, सुविधाएं देने के नाम पे कुछ नहीं। मैम जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर ये नहीं करेंगे, जैसे हमने एक बार, हमारे एक कोलीग है, उनकी कोचिंग के बेसमेंट में ही डेथ हुई, संजीव वर्मा सर का नाम सभी ने सुना है। वहीं से मतभेद मेरा इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था कि बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे, वहीं से शुरुआत ही हुई थी। और उनके पास एक ऑप्शन है, कहते हैं आप नहीं पढ़ाएंगे, आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका विकल्प निकालना पड़ेगा। जैसे अभी उन्होंने कहा, इस लड़के ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हो जाए तो हमें यहाँ आना ही ना पड़े, अगर हमारी पढ़ाई वहाँ ही अच्छी हो। तो ये कोचिंग, जैसे आप कह रही थी, कोचिंग वसूलते हैं, कोचिंग फीस लेती है मैडम, और इनसे पूछ कर लेती है। इनमें से किसी से ज़बरदस्ती से कोई पैसा नहीं लिया गया है। अब जब इन्होंने कंज्यूमर होने के नाते पैसा दिया तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये इतने, मैम एक ही कोचिंग में 5-5, 10-10 हज़ार लड़के हैं। अगर वो 5,000 लड़के मैनेजमेंट को जाके बोलें कि साहब हम इन व्यवस्था में नहीं बैठेंगे, फिर कोई मना कर सकता है? नहीं, तो क्यों नहीं करते हैं छात्र प्रोटेस्ट, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, वो इस तरह की यूनियनबाजी नहीं करना चाहते। तो वो और उनको वापस अपने घर वालों को भी बताना है कि यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो वो उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं ना। ये तो जिम्मेदारी है ना, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो आपको सुविधाएं दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है। आप जैसे टीचर जो बड़े बड़े नाम हैं, वो ये कहें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया, बेसमेंट में नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये कहें, आप भी देखें कि भाई ये सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा, जैसे आज आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई आ जाते, अवध ओझा जी क्यों नहीं बोले, तो कल को जो पढ़ा रहा है उसको भी घेरा जाएगा कि भाई आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे थे। मैम जिसका बिल्डिंग में मैंने ली है, क्लास ली है, उसकी बेसमेंट मुझे 4 लाख रुपए कम में मिल रही थी, अभी भी खाली है। लेकिन चूंकि मैं बेसमेंट के दर्द को जानता था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैं अपना तो जिम्मेदार हूँ मैम। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें वहाँ चल रही हैं, इतने ज़्यादा लड़के उनके पास हैं, और जब ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, कंज्यूमर का काम क्या है कि जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहा है वो उसकी शिकायत करे। अवध ओझा जी, करोड़ों की इंडस्ट्री है और इस वजह से ना हम इधर कार्रवाई होते देख रहे हैं, ना उधर कार्रवाई होते दे रहे हैं, नेक्सस है। मैम देखो, जब तक दबाव नहीं क्रिएट होगा, पहली बार तो दबाव क्रिएट हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लोग सड़क पर उतरे हैं और अपना पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम सूरत में 22 लड़के जल के मरे थे कोचिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग जोन में राजकोट में कितने लड़के जल के मरे थे। पहली बार ये सड़क पर उतर कर आए कि हमको न्याय चाहिए, इन्होंने पहली बार दबाव बनाया है। तो आनंद फानंद में कहीं तो सरकार को दिखाना था ना कि हमने कुछ किया है। अब जैसे कि सर ने अभी बड़ी अच्छी बात इनसे कही, और वही सत्य है, आप सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए, आप अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को मत तोड़िए, आप सोशल मीडिया से बाहर निकलिए ही मत। अभी एलजी ने अपनी नोटिफिकेशन भी सर दी है। नहीं, लेकिन सर सड़क पर बैठे हैं और मैं लगातार 2 दिन इनके बीच थी और पूरे दिन मैं वहाँ पर रही, और किस तरह की कंडीशन में वो सड़क पर बैठे हुए हैं, किस तरह के मौसम में वहाँ बैठे हुए हैं वो छात्र, तब नहीं सुन रहा है कोई। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने पर सुनेंगे? मैम आप एक बात बताओ, आप अगर इनसे ये कहो कि ये साल भर सड़क पे बैठे रह जाएं, तो तैयारी तो इनकी चली गई। अगर आप मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर आप इनसे ये कहो कि ये साल भर सड़क पर बैठे रह जाएं, फिर तो इनकी तैयारी गई। ये तो कॉलेज के स्टूडेंट है नहीं कि इनका स्टूडेंट यूनियन है, ना इनका कॉलेज है ना इनकी यूनिवर्सिटी है। इनका सबसे प्यारा काम है
सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है मैम, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। हाँ, वो अगर इस चीज़ को ये मरने नहीं देंगे कि आज ठीक है, आज इनके अंदर गुस्सा है, आज इनके अंदर एक आक्रोश है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमें उसे पूरा करना है, पर ये आक्रोश नहीं, ये आंदोलन इनके अंदर रहना चाहिए कि जब तक मेरी, हम तो ये कहेंगे कि जहां भी बेसमेंट में क्लास चलती है तो उसका, तो इस आंदोलन को आपका समर्थन भी है ना? मेरा हमेशा से समर्थन है, लेकिन इन्होंने पहले दिन क्या किया कि हमें ही झोंक दिया आंदोलन में। ये शिकायत है आपके खिलाफ। मैम, इन लोगों ने, देखो मुझे किसी से अच्छा, कोई शिकायत सुन लेते हैं, शिकायत सुन लेते हैं। रुक जाइए। आवाज बताइए। मैं, आप माइक के बिना नहीं बोल पाएंगे, बताइए। मैम, जो इशू है वो ग्राउंड पे हुआ है, सोशल मीडिया पे इशू नहीं हुआ है, इसीलिए हम ग्राउंड पे पूरे सिस्टम को दिखाने के लिए, और कल जो बारिश हुई है उसने उस चीज को उजागर कर दिया। ठीक है। मीडिया के सामने। मैम 5 दिन हो गए, सर ने अभी तक हम लोग का सपोर्ट वहाँ आके नहीं किया, उल्टा पुलिस हम लोग को धमका रही थी कि हम FIR कर देंगे, जल्दी से हट जाओ यहाँ से। सर तब से हम लोग की गलती दे रहे हैं कि आपने दबाव नहीं बनाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। 2016 से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स बने हुए हैं। क्या सर एक बार ये बोल सकते हैं कि उन कोचिंग वालों की भी गलती थी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, उन कोचिंग वालों ने नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं किया? सर कोचिंग वालों के दिल्ली एक्शन प्लान 2021 ये कहता है कि आपका जो बेसमेंट में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसे नहीं, वो तो एक लाजम होता है, लेकिन अब ये शिकायत क्यों आपसे ही कर रहे हैं छात्र? मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ परसों से, अच्छा अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं देखी। मैंने ये 4 बातें कही। मैंने कहा कि जितने लोग दोषी पाए गए इनको आजीवन कारावास दिया जाए। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने कहा इनको आजीवन कारावास दिया जाए, भविष्य में एक इनैक्टमेंट किया जाए, लॉ बनाया जाए कि अगर ऐसी दुर्घटना किसी के संस्थान में होती है तो उस बिल्डिंग का मालिक, उस कोचिंग का ओनर और जो टीचर वहां, इन सबको दोषी माना जाए और इन सबको आजीवन कारावास दिया जाए। और सिर्फ आजीवन कारावास नहीं, मैंने ये कहा इन सबकी संपत्ति भी कुर्क की जाए। तो सीधी सी बात है, जिस नहीं तो सड़क पर ठीक है, चलो उतरे सड़क पे। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, माइक यही दे देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम IAS एस्पिरेंट्स हैं, तो आप जब आपके पास माइक आएगा तभी आप बोलेंगे। मैं वहाँ रहती हूँ, आपके पास माइक रहेगा, आप एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप उन बच्चों के भीड़ में उनका जाकर के क्यों नहीं हौसला बढ़ाया? अब एक रीजन बताइए, आप गए क्यों नहीं वहाँ पे? कौन था वहाँ? जो मेरी कोचिंग उस घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? ठीक है सर, लेकिन आप बस सवाल पूछिए, सवाल पूछो, बस कोचिंग वहाँ से कितनी दूरी पे है? बस रुक जाइए, उसके बाद जवाब सुन लीजिए। कितनी दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। 50 मीटर की दूरी पे है ना। आज तुम हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हो कि आप नहीं आए। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास, और कौन आया? कौन रिक्वेस्ट करने आएगा? कोई मिलने आएगा ना। तुम्हारी वो जो भीड़ खड़ी हुई है, तुम्हारी भीड़ में सर आपको न्यूज़ नहीं मिली कि बच्चों की डेथ हो गई है? अच्छा, क्या हमें बिल्कुल न्यूज़ मिली, मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी। हाँ रुक जाइए, ठीक है, सवाल पूछिए जल्दी से। सर आप कह रहे हो 50 मीटर दूर है आपकी कोचिंग, लेकिन रूल्स जो नॉर्म्स हैं वो आपकी कोचिंग में भी फ्लाउट हो रहे होंगे, ठीक है, और मतलब पक्का ही हो रहे होंगे, तो चेक करा लो। गेस्ट वर्क नहीं कर सकते ना, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैम ये वाजीराम एंड रवि में पहले पढ़ाते थे, इन्होंने भी बेसमेंट में खूब पढ़ाया है। हाँ लेकिन अब नहीं पढ़ाते ना, अब नहीं पढ़ाते। हाँ एकदम पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा रहे।